Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 1 सितंबर। आज का द हिंदू पेपर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने द हिंदू की साइट से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको लेके आज की वीडियो प्रिपेयर की है। सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हमेशा की तरह। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज: spraying pesticides on a crop field, inspecting the craters of active volcanoes, collecting breath samples from spouting whales for DNA analysis. At the present level of technology, which of the following activities can be successfully carried out by using drones? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3, मतलब ऑल ऑफ द अबोव। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। अब एक क्योट देख लेते हैं। टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट्स इज टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। किसकी क्योट है ये? नेल्सन मंडेला जी की है ये क्योट। ये आपको एचए में, एथिक्स में या फिर जीएस पेपर में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है। सबसे पहले न्यूज़ हमारे पास क्या है? हमें पता है चाइना का जो जिंगजियांग प्रोविंस है इसमें उइगुर मुस्लिम रहते हैं और चाइना इनके साथ काफ़ी क्राइम करता है। और यूएनएचआरसी ने क्या कहा है? यूएन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसने ये कहा है कि चाइना जो एक क्राइम करता है ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। थोड़ा सा देख लेते हैं बैकग्राउंड। उइगुर मुस्लिम जो हैं वो एक मुस्लिम माइनॉरिटी टर्किश एथनिक ग्रुप हैं जिनका ओरिजिन कहाँ से ट्रेस किया जा सकता है? सेंट्रल और ईस्ट एशिया से। इनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है जो कि टर्किश से सिमिलर है और इसीलिए ये अपने आप को कल्चरली और एथनिकली किसके क्लोज मानते हैं? सेंट्रल एशियन नेशन से। और इनकी ये जो उइगुर मुस्लिम है ये जो चाइना की 55 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनमें से एक है। लेकिन चाइना जो है केवल इसको एक रीजनल माइनॉरिटी के रूप में देखता है और क्या कहता है कि ये इंडिजीनियस ग्रुप नहीं है, मतलब इसको चाइना का इंडिजीनियस ग्रुप मानने से चाइना इनकार करता है। जो उइगुर मुस्लिम की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? जिंगजियांग प्रोविंस में चाइना के। और थोड़ी पॉपुलेशन इनकी नेबरिंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी देखी जा सकती है, जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में। ये जो जिंगजियांग है ये एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का। और इम्पोर्टेंस इसकी क्यों हो जाती है? क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा रीजन है, मिनरल्स इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मिनरल रिच है और ये 8 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और अफगानिस्तान इंक्लूडेड है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। अब यूएनएचआरसी के बारे में देख लेते हैं। जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है यूएन के अंडर और इसका काम क्या है? ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन और प्रमोशन। जो वर्ल्ड में अगर किसी भी ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन या प्रोटेक्शन की बात आती है तो कौन काम करेगा उसके लिए? ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी 2006 में और इसने जो फॉर्मर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है उसको रिप्लेस कर लिया था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसका पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। और जो ऑफिस है हाई कमीशनर फॉर ह्यूमन राइट्स ये ही एचआरसी का सेक्रेटरीट के तौर पे सर्व करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? यूएनजीए मेंबर्स को इलेक्ट करती है और टोटल मेंबर्स होते हैं इसमें 47 यूएन मेंबर स्टेट्स। और यूएनजीए जो है वो सभी जो इसके स्टेट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन, उनका एक्शन देखती है ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उनकी जो वॉलंटरी प्लेजेस जो कंट्रीज़ लेती हैं, मेंबर स्टेट्स जो वॉलंटरी प्लेजेस लेती हैं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी तरफ उनकी कमिटमेंट को ये ध्यान में रखती है। जो काउंसिल की मेंबरशिप है वो इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड होती है। सभी को इक्वली सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, जैसे अफ्रीकन स्टेट्स को 13 सीट्स, एशिया पैसिफिक स्टेट्स को 13 सीट्स, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स को 8 सीट्स, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स 7 सीट्स, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को 6 सीट्स, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट इनको किया गया है। जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल के वो 3 पीरियड के लिए सर्व करते हैं और अगर 2 बार लगातार उन्होंने 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उन्होंने सर्व कर लिया तो वो इमीडिएटली री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते। मतलब 2 बार अगर वो लगातार इलेक्ट हो गए हैं तो तीसरी बार वो इमीडिएटली री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इंडिया और यूएनएचआरसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया के साथ इसका कैसा रिलेशन रहता है, क्या रहता है? एक ग्रुप है स्पेशल रिपोर्टर्स
यूएन का, उसने इंडियन गवर्नमेंट को ये लिखा था कि जो हमारा ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 है उसमें कुछ दिक्कतें इन्होंने जताई थी अपनी तरफ से। और जो इंडिया का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है 2020 में उसने एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू अपनी रिपोर्ट थर्ड राउंड में सबमिट काउंसिल को की थी। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू क्या होता है? जो ये काउंसिल है यूएनएचआरसी, ये सभी से अपनी अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट मांगती रहती है। पीरियोडिक तौर पे उनकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट मांगती रहती है कि आपने ह्यूमन राइट्स के लिए कितना काम किया है। उस रिपोर्ट को जो हमारा इंडिया का नेशनल एचआरसी है उसने 2020 में सबमिट किया था। इंडिया को इसमें इलेक्ट किया गया था 2019 में 3 साल के लिए। मैंने बताया 3 साल की टर्म होती है, ये आपको पता होना चाहिए था, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, हमें पता है यूक्रेन का जो न्यूक्लियर प्लांट है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, जो कि रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसमें यूनाइटेड नेशन की IAEA ये वाली टीम जाएगी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका नाम है। ये देखने जा रही है कि क्या टेंशन्स चल रही है और न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कैसे खतरा बना हुआ है। यूक्रेन और यूएन ये चाहते थे कि जो रशिया ने अपनी आर्टिलरी वहाँ रखी हुई है उसको रशिया वहाँ से हटा दे, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्लांट वहाँ पे कोई भी डिजास्टर हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने के लिए यूएन का मिशन यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में गया हुआ है। तो हमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको 1957 में यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसका नाम तब क्या था? एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन। ये UNGA और UNSC दोनों को रिपोर्ट करता है। हेडक्वार्टर्स इसके वीना ऑस्ट्रिया में आपको देखने को मिलेंगे। काम क्या है इसका? ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज़ को प्रमोट करता है। और क्या कहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का आप पीसफुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मिलिट्री पर्पस के लिए आप न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं कर सकते। ये ध्यान कौन रखता है? IAEA। अब न्यूक्लियर प्लांट है जो, इसके बारे में देख लेते हैं। ये नीपर रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। रिवर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ज़ैपोरिज़िया, ये डोनबास रीजन से जस्ट 200 किलोमीटर्स अवे लोकेटेड है। और ये जो डोनबास रीजन है ये एक कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, क्योंकि इसके लिए रशियन की और यूक्रेन की फोर्सेस काफ़ी दिनों से लड़ रही हैं। उसके बाद जो यूक्रेन है उसमें 4 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। ज़ैपोरिज़िया उनमें से एक है और ये 1984 से ऑपरेशन में है। इसकी वजह से यूक्रेन की 40% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मीट होती है और यूक्रेन की जो टोटल 1/5 इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है वो इसी प्लांट से होता है। इसमें 6 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स हैं। हर एक रिएक्टर की कैपेसिटी है 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। तो 6 रिएक्टर्स की कितनी हो जाएगी? 6000 मेगावाट। ये हमें पता होना चाहिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, इंडिया और चाइना की जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं इन्होंने कहा है कि ईस्टर्न लद्दाख में जो भी हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके बारे में बात की जाएगी। हमें पता है काफ़ी दिनों से टेंशन्स चल रही हैं इंडिया और चाइना के ऑफिशियल्स में लद्दाख को लेके। देख लेते हैं क्या डिस्प्यूट है और कैसे कैसे हुआ। ये ब्रिटिश राज से देखा जा सकता है ये कंटेंशन, क्योंकि जो बॉर्डर था उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था। जो हमारी इंडियन और चाइना के बीच का बॉर्डर था उसको अच्छे से ब्रिटिशर्स ने डिफाइन नहीं किया था। और अभी हमने रिसेंटली देखा था कि इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया था। पेंगोंग सो, गलवान वैली, डेमचौक और दौलत बेग ओल्दी में कहाँ लोकेटेड है? ये ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है। ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको पता होनी चाहिए। ईस्टर्न लद्दाख की प्लेसेस हैं। और जो गलवान वैली है वो सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में लाई करती है। और गलवान वैली की इंपॉर्टेंस आप यहाँ से समझ सकते हैं कि गलवान वैली एक इकलौता ऐसा पॉइंट है जो कि इंडिया से अक्साई चीन के एरिया में डायरेक्ट एक्सेस हमें प्रोवाइड करवाता है। मतलब इंडिया से अगर अक्साई चीन के एरिया में जाना है तो केवल और केवल जो रास्ता है वो क्या है? गलवान वैली। हमें पता है इंडिया और चाइना के बीच में 3800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर दोनों कंट्रीज शेयर करती हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पार्ट क्या है? डिस्प्यूटेड है। हमें पता है अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में भी काफ़ी पार्ट डिस्प्यूटेड है, उत्तराखंड वाले में भी, जम्मू एंड कश्मीर वाले में भी, तो काफ़ी सारा डिस्प्यूट इस पर देखा जा सकता है। और क्या है कि ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से इस बाउंड्री
को डिज़ाइन किया था, बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए बाउंड्री को डिज़ाइन किया था। इसलिए इंडिया जो है वो आज भी मैकमोहन लाइन को लीगल बॉर्डर मानता है। लेकिन चाइना ने कभी भी इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि चाइना क्या कहता है कि उस टाइम तिब्बत इंडिपेंडेंट नहीं था। जिस टाइम ब्रिटिशर्स ने ये मैकमोहन लाइन का बॉर्डर दिया था उस टाइम तिब्बत इंडिपेंडेंट नहीं था। और 1962 में चाइनीज़ ट्रूप्स ने मैकमोहन लाइन को क्रॉस किया और वॉर हुआ हमारे बीच। और वॉर से चाइना ने क्या किया, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दी। हमें पता है ये आज भी एग्जिस्ट करती है और आज भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई भी बायलैटरल ट्रीटी हो नहीं पाई है जिससे ये जो बॉर्डर इशू है इसको रिजॉल्व किया जा सके। और लेकिन अब बात आई है कि जो इंडियन और चाइनीज़ मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो बात करने के लिए आगे आएंगे। तो देखते हैं क्या बातें होती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि विजिंगजम जो पोर्ट है उसमें फिशर फोक्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये पोर्ट नहीं बनना चाहिए या फिर इसका कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो क्या रीज़न है, क्या डिमांड कर रहे हैं फिशर फोक्स कि सबसे बड़ी डिमांड तो उनकी यही है कि इस प्रोजेक्ट को ही रोक देना चाहिए और जो इसका प्रॉपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा उसके लिए एक स्टडी की जानी चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ने वाला है। और कम्युनिटी ने 6 डिमांड्स और रखी हैं। क्या डिमांड्स रखी हैं? उन फैमिलीज़ को रिहैबिलिटेशन करना जिनका सी इरोजन की वजह से घर जो है वो उनसे छिन गया है। उसके बाद जो कोस्टल इरोजन हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए सरकार स्टेप्स उठाए, इफेक्टिव स्टेप्स ले। उसके बाद जो जिस भी दिन वेदर वार्निंग्स इशू की जाती है उस दिन फिशर फोक्स जो हैं वो अपने काम पे नहीं जा पाते समुद्र में, क्योंकि चेतावनी दे दी जाती है तो वो फिश पकड़ने के लिए जा नहीं सकते हैं। तो उन दिनों के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाए। और जो भी किसी फैमिली के साथ, फिशर फोक की किसी फैमिली के साथ कोई फिशिंग एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेट करने का प्रोविज़न चाहते हैं। ये केरोसिन को सब्सिडाइज्ड रेट पर चाहते हैं। और क्या डिमांड है इनकी कि जो मुथालापोजी फिशिंग हार्बर है तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में, उसको एक तरह से उसका बेस साफ करने के लिए एक मैकेनिज्म लाया जाए। गवर्नमेंट ने इनकी सारी डिमांड्स मान ली है एक्सेप्ट केरोसिन को सब्सिडी पे प्रोवाइड करवाना और पोर्ट की कंस्ट्रक्शन को रोकना। बाकी डिमांड्स गवर्नमेंट ने इनकी मान ली है। अब ये जो पोर्ट है विजिंगजम पोर्ट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये अरेबियन सी में है। ये पोर्ट त्रिवेंद्रम में 3 फेजेस में इसको बनाया जा रहा है सो दैट पैसेंजर्स, कंटेनर्स और क्लीन कार्गो को ये कैटर कर सके। उसके बाद ये एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने वाला है। इसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की मतलब प्रपोज किया जा रहा है। अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है उसको जानने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि पोर्ट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। पोर्ट्स होते हैं 2 टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कैसा कार्गो हैंडल करेंगे। मतलब एक होंगे गेटवे पोर्ट्स, दूसरे होंगे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स। गेटवे पोर्ट्स कौन से होंगे कि अगर किसी कंट्री से, किसी डेस्टिनेशन से कोई कार्गो आ रहा है उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना किसी और डेस्टिनेशन पे, ये काम होता है गेटवे पोर्ट्स पे। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स कौन से होते हैं? जो कि बड़े बड़े कार्गोज, बड़ी बड़ी शिप्स से जो कार्गो है वो छोटी छोटी शिप्स में लोड करने का काम होता है, जहाँ पे उनको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स कहा जाता है। तो जो ये प्लांट है, जो ये पोर्ट है, वहाँ पे इसको क्या बनाने के लिए प्रपोज किया जा रहा है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इसका एक मैं आपको एडिशनल पॉइंट देना चाहूँगी, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि इसके पास ही कौन सा पोर्ट पड़ेगा? कोलंबो, श्रीलंका का जो पोर्ट है, और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। उस पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जा सकती है। इंटरनेशनली भी उसको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। अरेबियन सी से जब भी कुछ भी पास करना हो, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो, तो उससे इसका कंपटीशन देखा जाएगा। ये भी इसके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिमिस मिशन है जो नासा का मून से रिलेटेड है। इसका नाम रखा गया है एक एंशिएंट लूनार गोडेस के ऊपर। जो मून की गोडेस है उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है आर्टिमिस। और क्या कहा गया है कि ये जो नासा ने नाम रखा है ये फेमिनिज्म को शो करता है, एक फेमिनिस्ट आइकन के तौर पे मतलब उभर कर आता है। अब इस मिशन के बारे में देखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिमिस मिशन है क्या? ये एक लूनार एक्सप्लोरेशन का मिशन है और इसका नाम रखा गया था अपोलो की ट्विन सिस्टर के नाम पे। अपोलो की ट्विन सिस्टर कौन है? आर्टिमिस। आर्टिमिस को मून की गॉडेस भी कहा जाता है और ये ऐसे कॉम्प्लेक्स मिशन
का एक पार्ट है ये, जिसमें ह्यूमंस को मून और मार्स पे लेके जाया जाएगा। उस कॉम्प्लेक्स मिशन की सीरीज का ये एक पार्ट है, मतलब फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं हम। और आर्टेमिस प्रोग्राम में क्या एम था नासा का कि 2024 तक ह्यूमंस को मून पे लैंड कर दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, फर्स्ट वीमेन को, हमें पता है मून पे कोई वीमेन नहीं गई आज तक, और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर मतलब रोबोट को मून पे लैंड करवाया जाएगा। उसके बाद नासा ने एक आर्टेमिस बेस कैंप भी बनाया है सरफेस पे, मून के सरफेस पे, और एक गेटवे बनाया है सो दैट कि जो रोबोट्स और एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको एड प्रोवाइड करवा सकें और एक्सप्लोर अच्छे से वो लूनार ऑर्बिट को कर पाएँ। उसके बाद जो गेटवे है वो नासा के सस्टेनेबल लूनार ऑपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये मल्टीपर्पज़ गेटवे बनाया गया है जो कि मून को ऑर्बिट करेगा। उसके बाद केवल ऐसा नहीं है कि आर्टेमिस प्रोग्राम केवल नासा का है, इसमें अदर स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, उसने क्या कहा है कि वो गेटवे के लिए, मैंने आपको बताया गेटवे होगा इसमें, गेटवे के लिए एडवांस रोबोट्स प्रोवाइड करवाएगी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसने क्या कहा है कि ये इंटरनेशनल हैबिटेट एंड एस्पिरिट मॉड्यूल प्रोवाइड करवाएगी, जो क्या करेगा, इसको एडिशनल कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी देगा। जापान की जाक्सा है जो, उसने क्या कहा है कि वो इसको हैबिटेशन कंपोनेंट्स और लॉजिस्टिक की सप्लाई करवाएगा। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं आर्टेमिस 1 मिशन के। आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस 2 दो मिशन है। आर्टेमिस 1 में क्या होगा कि ये एक इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट होगा नासा के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम का। इसको फॉर्मली क्या कहा जाता था, एक्सप्लोरेशन मिशन 1। कंपोनेंट्स क्या क्या थे इसमें, क्या क्या मतलब एक तरह से भेजे जाने वाले कंपोनेंट्स से ओरियन स्पेसक्राफ्ट था इसमें, और ये जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट था ये स्पेस में ही रहना है, स्पेस में ही रहेगा, ये स्पेस स्टेशन पे नहीं जाएगा, और ये स्पेस में इतनी देर रहेगा जितना किसी भी कोई भी आज तक स्पेसक्राफ्ट उससे पहले इतना लंबा नहीं रहा है, इतने टाइम के लिए स्पेस में रहने वाला है। एक है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, ये क्या है, ये मोस्ट पावरफुल रॉकेट है वर्ल्ड का, और ये अर्थ से 2,80,000 माइल्स ट्रैवल करेगा। कितने टाइम में ट्रैवल कर लेगा, 4 to 6 वीक के अंदर अंदर, और ये जो है वो मिशन का टाइम है। उसके बाद इसमें एक न्यूली अपग्रेडेड एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम लगाया जाएगा, जो कि कहाँ लगाया जाएगा, कैनेडी स्पेस सेंटर। कहाँ है ये, केप कैनावेरल फ्लोरिडा में, ये आपको पता होना चाहिए। ये अनक्रूड स्पेस मिशन है, अनक्रूड इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टेमिस 1 अनक्रूड है, मतलब इसमें कोई भी ह्यूमन नहीं जा रहा है। और ये इसको लॉन्च कैसे, किसकी हेल्प से किया जाएगा, SLS रॉकेट की हेल्प से। इसका प्राइमरी ऑपरेटिंग गोल क्या है कि ये एश्योर कर पाए कि क्रू है उसको एक सेफ मॉड्यूल एंट्री प्रोवाइड करवाई जा सकती है, अगर कोई दिक्कत आए तो उसको आसानी से रिकवर किया जा सकता है, ये इसका मेन प्राइमरी गोल है। जो ये SLS और ओरियन है आर्टेमिस 1 के अंडर, इनको कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा, और जब ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट वापस सेफली रिटर्न आ जाएगा अर्थ पे, तब इस मिशन को पूरा हुआ माना जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं आर्टेमिस 2 का। जो सेकंड फ्लाइट इसकी जाएगी उसमें क्रू मेंबर्स होंगे, और जो ओरियन का क्रिटिकल सिस्टम है उसको ह्यूमंस के साथ टेस्ट किया जाएगा। और जो भी आर्टेमिस 1 से जो भी लर्निंग्स मिलेंगी, जो भी एरर्स या फिर जो भी दिक्कतें देखने को मिलेंगी, उससे जो लर्निंग्स होंगी उनको ये जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है मार्स पे, उस मिशन के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। उसके बाद फिर जब ह्यूमंस के पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर ह्यूमंस को और भी ज़्यादा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा जाएगा, दूर दूर के जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, उन पर। जो इसरो ने कौन कौन से अपने एफर्ट्स लिए हैं मून के एक्सप्लोरेशन के लिए, चंद्रयान बनाया था 2007 में, और ये इंडिया की इसरो और रशिया की रोस्कोमोस के बीच में कोऑपरेशन था, म्यूचुअल कोऑपरेशन से होना था, लेकिन ये 2013 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। 2013 में इसको पोस्टपोन किया था और रीशेड्यूल इसको 2016 के लिए कर दिया गया था, क्योंकि रशिया जो है वो लैंडर टाइम पे डेवलप नहीं कर पाया था। और इसने क्या फाइंड आउट किया था कि
जो लूनार स्पेस है उस पर पानी है, मतलब जो मून है उस पर पानी की प्रेजेंस को इसने फाइंड आउट किया था। और क्या फाइंड आउट किया था कि लूनार केव्स भी वहाँ हैं, प्रेजेंट है मून के सरफेस पे। और वो कैसे बनी हैं, जो पहले एंशिएंट टाइम में लूनार लावा फ्लो था उसकी वजह से लूनार केव्स वहाँ बन गई हैं। और इसने फाइंड आउट किया था कि वहाँ पे लूनार सरफेस पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ में पास्ट में हुई होगी, ये इसने एविडेंस दिए थे। उसके बाद इसने क्या कहा था, कुछ फोल्ड्स एंड फ्रैक्चर्स वहाँ डिस्कवर हुए थे जो कि बताते हैं कि पहले यहाँ इंटीरियर टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई होगी, जिसके साथ साथ कोई मेटेरोइड वहाँ आके गिरा होगा और इसी वजह से फोल्ड्स एंड फ्रैक्चर्स यहाँ हो गए थे। चंद्रयान 2 हमें पता है अभी रिसेंटली गया था, सेकंड मिशन था मून पे इंडिया का, और इसमें इंडिजीनियसली बनाए गए थे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम का नाम दिया गया और रोवर को प्रज्ञान का। जो रोवर था प्रज्ञान, उसको विक्रम जो लैंडर था उसके अंदर रखा गया था। इसके बाद इसरो ने अभी रिसेंटली थर्ड लूनार मिशन चंद्रयान 3 को भी अनाउंस कर रखा है, जिसमें क्या होगा, लैंडर और रोवर ही होगा। अब देखते हैं कब आता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट है एनसीलेडस और उसके एंडलेस सीक्रेट्स। एनसीलेडस के बारे में देखना क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीलेडस क्या है, सैटर्न का एक नेचुरल सैटेलाइट, मतलब सैटर्न का ये मून है। ये 6th लार्जेस्ट मून है सैटर्न का। और सैटर्न का जो लार्जेस्ट मून है, हमें पता है टाइटन उसका नाम है, इसका ऑलमोस्ट 1/10 है, इतना ये छोटा हो जाता है। और 6th लार्जेस्ट सैटर्न का ये मून है। ये एक एक्टिव मून है जिस पे क्या मतलब खोज की जा रही है कि शायद इसके नीचे क्या है, एक सॉल्टी वाटर का ग्लोबल ओशन पाया जा सकता है इसकी क्रस्ट के नीचे, ऐसा माना जा रहा है अभी तक। और जो नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है उसने क्या कहा है, उसने ये डिटेक्ट किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ मीथेन जो है वो हाई कंसंट्रेशन में पाई जा रही है सैटर्न के मून्स पर। क्या रीज़न हो सकता है मीथेन का एनसीलेडस पे मिलने का? एक रीज़न ये हो सकता है कि जो इसका इंटीरियर सी फ्लोर है वहाँ प्रेजेंट है हाइड्रोथर्बल वेंट्स, उसके अंदर से ये मीथेन निकल कर आ रही है। और ये जो वेंट्स हैं, हाइड्रोथर्बल वेंट्स जो हैं, ये अर्थ के ओशंस में जैसे पाए जाते हैं वेंट्स, उनके जैसे हो सकते हैं। अर्थ के ओशंस में कैसे वेंट्स पाए जाते हैं, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो एनर्जी वेंट से निकलती है उसको लेके कंज्यूम करके जीवित रहते हैं और मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मीथेनोजेनेसिस। ऐसी ही कुछ प्रोसेस ये माना जा रहा है कि एनसीलेडस पे हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ मीथेन इतनी हाई कंसंट्रेशन में पाई जा रही है। अब सैटर्न के बारे में देख लेते हैं। सैटर्न क्या है, सन से 6th प्लेनेट है और हमारे सोलर सिस्टम का 2nd लार्जेस्ट प्लेनेट है। आपको ये बताना है कि सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, क्योंकि 2nd लार्जेस्ट तो सैटर्न हो गया। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उसके बाद इसके बाहर काफ़ी सारी ब्यूटीफुल रिंगलेट्स देखी जा सकती है और ऐसा ये सैटर्न का यूनिक फीचर है। मतलब सपोज ये सैटर्न है तो इसके आसपास आपको ऐसे काफ़ी सारी रिंग्स देखने को मिलेंगी। ये रिंग्स हैं और ये रिंग्स बनी होती हैं आइस के चंक से और रॉक से। लेकिन पहली बात तो ऐसी रिंग्स किसी भी प्लेनेट के आसपास पाई नहीं जाती, लेकिन अगर पाई भी जाती है तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकती जितनी सैटर्न की होती हैं, ऐसा कहा गया है। और जुपिटर की तरह सैटर्न भी किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से। कुछ मिशंस हैं जिन्होंने पहले भी सैटर्न को विजिट किया था, पायनियर 11, वोयेगर्स 1 और 2। और कैसिनी जो नासा का मिशन था उसने सैटर्न को 294 टाइम्स ऑर्बिट किया था। 2004 से 2017 के इंटरवल के बीच में उसने सैटर्न को 294 टाइम्स ऑर्बिट किया था। टाइटन के बारे में देख लेते हैं। टाइटन सैटर्न का लार्जेस्ट मून है और 2nd लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम का। टाइटन सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून नहीं है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सैटर्न का लार्जेस्ट मून है लेकिन सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून नहीं है। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून कौन सा है, वो है जुपिटर का मून है गैनीमेडी, वो है सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून, ये आपको पता होना चाहिए। जो सैटर्न का मून है टाइटन, उस पर लिक्विड लेक्स, रिवर्स, सीज पाए जाते हैं उसके सरफेस पे, लेकिन वाटर नहीं मिलता।
मतलब ये जो रिवर्स, लेक, सीज हैं, इनमें हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, जैसे मीथेन और इथेन के सीज की तरह ये पाए जाते हैं, लेकिन पानी के रिवर्स, लेक्स और सीज ये नहीं हैं। उसके बाद जो टाइटन है, इसके एटमॉस्फेयर में मेनली नाइट्रोजन पाई जाती है, जैसे अर्थ में पाई जाती है, लेकिन जो इसकी नाइट्रोजन है वो 4 गुना डेंसर है अर्थ की नाइट्रोजन से। और अर्थ की तरह अर्थ पे हम देखते हैं कि मीथेन रेन नहीं होती, लेकिन टाइटन पे मीथेन रेन होती है, मीथेन के क्लाउड्स भी वहाँ पाए जाते हैं। ये सन से काफ़ी दूर है, इसलिए इसका सरफेस टेम्परेचर जो है वो -179 डिग्री सेल्सियस होता है। एनसीलेडस के बारे में देख लेते हैं। एनसीलेडस एक स्मॉल और आइसी मून है जिसमें जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी अबंडेंस में पाए जाते हैं, और जो 98% गैस है, हाइड्रोजन गैस है, वो वाटर, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो वाटर है, ऐसा पाया गया है एक्चुअली। और 1% जो हाइड्रोजन है वो एक्चुअली प्योर फॉर्म में है, मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स वहाँ पाए जाते हैं। और 98% इस गैस में जो मतलब एक तरह से पाया जाएगा वो है वाटर, 1% होगा हाइड्रोजन, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा 1% वो मिक्सचर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया का। जो अंडर वाटर वेंट्स प्रेजेंट हैं एनसीलेडस में, वो वैसे ही वेंट्स हैं जैसे कि अर्थ के ओशन फ्लोर पर पाए जाते हैं, जहाँ माइक्रोब्स और बाकी जो सी के क्रिएचर्स हैं वो रहते हैं। तो ये एनसीलेडस के बारे में इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, 1 नेशन 1 इलेक्शन इज द नीड ऑफ आर। ये किसने कहा है? नाकवी जी ने, मिस्टर नाकवी ने कहा है। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये आइडिया आया था अराउंड 1983 को, जब इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में पहली बार बात की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट ही पहली बार तब इंट्रोड्यूस हुआ था। 1967 तक हमारी कंट्री में जो था वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का ही नॉर्म चलता था, मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही हेल्ड किए जाते थे। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था हमारी लोकसभा का और सभी स्टेट असेंबलीज के लिए, वो भी साइमल्टेनियसली ही हुआ था, 1951-52 में हुआ था, हमें पता है। और ये 3 साल के लिए, 3 जनरल इलेक्शंस के लिए ये प्रैक्टिस कंटिन्यू की गई। मतलब 1957 वाले इलेक्शन, 62 और 67 वाले इलेक्शंस में भी कैसे इलेक्शंस हुए थे? साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए थे। लेकिन क्या हुआ, 1968 और 69 में कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्री मैच्योरली डिसॉल्व हो गई, मतलब उनकी सरकार बीच में ही टूट गई, इसलिए ये साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गई। और 1970 में हमें पता है कि लोकसभा भी खुद प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो गई थी, जिसके लिए फ्रेश इलेक्शंस 1971 में हुए। इसलिए क्या हुआ, इसकी साइकिल डिस्टर्ब हो गई। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लोकसभा थी, इन्होंने अपनी फुल 5 ईयर की टर्म को एंजॉय किया था, पूरी की थी इन्होंने अपनी 5 साल की टर्म्स को। इसलिए क्या कहा जा सकता है कि प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा और काफ़ी सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, और लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की टर्म्स को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड किया गया, जिसके लिए क्या किया गया कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सेपरेट इलेक्शंस किए जाने लगे, और वहाँ से ये साइमल्टेनियस इलेक्शन की साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। अब इसके फेवर में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स है और इसके अगेंस्ट भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स है। फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट आती है इलेक्शंस की, एक तो हमें डायरेक्ट इकोनॉमिक कॉस्ट दिख जाती है कि इलेक्शंस को कराने में इतना खर्चा सरकार का आता है, लेकिन कुछ ऐसी कॉस्ट भी है जो इनकैलकुलेबल होती हैं, मतलब जिनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अब डायरेक्टली बजटेड कॉस्ट होती है अराउंड 300, एक बिहार जितनी स्टेट में इलेक्शन करवाने हैं तो उसका खर्चा आएगा 300 करोड़ का, लेकिन जो इनकैलकुलेबल इकोनॉमिक कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा और भी जो सरकार है उसका खर्चा बढ़ा देती है। ईच इलेक्शन का मतलब क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट की मशीनरी को लगाया जाएगा, गवर्नमेंट मशीनरी वहाँ इलेक्शन के काम में लगेगी तो अपनी रेगुलर ड्यूटीज़ नहीं कर पाएंगी। ये एक इनकैलकुलेटेड बर्डन है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का। और क्या है, जिसकी वजह से अपनी रेगुलर ड्यूटी नहीं कर पाएंगी तो काफ़ी सारे जो मैन आवर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, अपने प्रोडक्टिव काम के लिए जो यूज़ होने वाले आवर्स थे वो इलेक्शंस में ख़त्म हो जाएंगे, और इन सब चीज़ों को इलेक्शन बजट में मेंशन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका जो आर्गुमेंट है वो क्या है, नेक्स्ट से जाने से पहले
मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इकोनॉमिक कॉस्ट और इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इलेक्शन की। इसलिए अगर सेंटर और स्टेट्स में साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाए जाएंगे तो जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसका टाइम बचेगा, वो अपनी रेगुलर ड्यूटीज़ को करने में ज़्यादा बेटर वे से परफॉर्म कर पाएंगे। काफ़ी मैन आवर्स भी यहाँ से सेव हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग इलेक्शन नहीं होंगे, एक ही टाइम पे होंगे, तो लिमिटेड टाइम के लिए उनके मैन आवर्स जो हैं वो वेस्ट होंगे। दूसरा, जो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से, गवर्नमेंट अपना फंक्शन अच्छे से कर नहीं पाती, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर सकती, ना ही एग्जीक्यूट कर सकती है। इसलिए पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, बार बार इलेक्शंस होते रहते हैं, इसलिए ये पॉलिसी पैरालिसिस चलता रहता है। इसलिए गवर्नमेंट की जो फंक्शंस है उसमें बाधा आती है। इससे बचने के लिए भी साइमल्टेनियस इलेक्शन काफ़ी इफेक्टिव प्रूव हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो जाती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ, और उनके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वो खर्चा साइमल्टेनियस इलेक्शन से बचाया जा सकता है। और क्या है, जो हमारा नेशन है उसकी ये जो फोर्सेस हैं ये सेंसिटिव एरियाज़ में डिप्लॉय होती हैं, और वहाँ से इनको बार बार हटाना एक इनविजिबल कॉस्ट पे करने जैसा है, क्योंकि किसी भी टाइम हमें पता है खतरा कुछ भी हो सकता है, और सेंसिटिव एरिया से इनको हटाना बार बार ठीक नहीं होता है। ये भी प्रॉब्लम जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन से सॉल्व हो सकती है। अब अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? फेडरल प्रॉब्लम, हमें पता है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है साइमल्टेनियस को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि क्या होगा, जो लेजिस्लेटर हैं उनकी जो टर्म्स हैं, मतलब सपोज आज से 6 महीने बाद लोकसभा में इलेक्शंस होने वाले हैं, और कोई लेजिस्लेचर है किसी स्टेट की जो आज क्या हो रही है, जिसकी टर्म पूरी हो रही है, तो उसको 6 महीने तक अपनी लेजिस्लेटर को एक्सटेंड करना होगा। और ये क्या है, ये डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। मैंने आपको बताया स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के ये अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक आर्टिफिशियल साइकिल्स क्रिएट हो जाएगी इलेक्शंस की, और जो वोटर्स की चॉइस है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जो कि सही नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। रीजनल पार्टीज डिसएडवांटेज पे हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो जाती है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो जिस पार्टी को वो सेंटर के लिए वोट करेंगे उसी पार्टी को वो अपने लोकसभा में लोकसभा नहीं, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उसी पार्टी को वोट करेंगे, जिसकी वजह से रीजनल पार्टीज़ को क्या होगा, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या है, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अकाउंटेबल रहते हैं, लेकिन एक बार साइमल्टेनियस इलेक्शन होने लगे तो उन्हें पता है 5 साल के लिए तो उन्हें इलेक्टोरेट को फेस करना ही नहीं पड़ेगा। 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन होंगे वो तभी सामने आएंगे, और इसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। अब नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है, उसको देख लेते हैं कि जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनको अर्जेंटली उनके इशू को कंसिडर करने की ज़रूरत है और उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं। डीनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ये हमें अच्छे से आज इशू को कवर करना है। ये ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं और सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं, मतलब इनके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी है। और ये ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको बोर्न क्रिमिनल्स की कैटेगरी में रखा गया था ब्रिटिशर्स ने। कौन से एक्ट के अंदर? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में बोर्न क्रिमिनल्स की कैटेगरी में इनको रखा गया था। जब इंडियन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हो गई उसके बाद 1952 में उसने ये सारे एक्ट्स को रिपील किया और इस कम्युनिटी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? डीनोटिफाइड कम्युनिटीज़। उसके बाद ये जो कम्युनिटीज़ होती है इनमें से कुछ कम्युनिटीज़ डीनोटिफाइड कम्युनिटीज़ में से कुछ ऐसी होती है जो नोमैडिक होती है। नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ कौन सी होती हैं? जो एक जगह पर नहीं रहती हैं। वो क्या करती हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती रहती हैं, मतलब एक कोई परमानेंट प्लेस इनका रहने का नहीं होता है। जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, कभी भी इनको प्राइवेट लैंड या फिर होम ओनरशिप पे एक्सेस नहीं मिला है। मेनली क्या हुआ है, जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स थी वो या तो SC, ST, OBC कैटेगरी में आ गई, लेकिन कुछ डीनोटिफाइड ट्राइब्स आज भी ऐसी है जिनको किसी भी कैटेगरी में कवर नहीं किया गया है। इसलिए काफ़ी सारे कमीशंस और कमिटीज़ बनाए गए हैं इंडिपेंडेंस के बाद
इनकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए और सॉल्व करने के लिए। क्या था, एक कमेटी बनाई गई थी 1947 में ही, क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी, यूपी में बनाई गई थी। यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, वहाँ बनाई गई थी। फिर 1945 में अनंत शयनम अयंगर कमेटी बनाई गई और इसी कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रिपील किया गया। काका कालेलकर कमीशन बनाया गया, जिसको फर्स्ट ओबीसी कमीशन भी कहा जाता है। 1953 में इसको बनाया गया था इनकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए। उसके बाद बनाया गया 1980 में बीपी मंडल कमीशन, उसने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी इस इशू पे। उसके बाद 2000 में बनाया गया नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर था? जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की चेयरमैनशिप के अंडर। और इसने क्या कहा कि जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं इनको क्राइम प्रोन कहा जाता है, ऐसा गलत स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी हाई हैंडेड ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब काफ़ी एक बुरा ट्रीटमेंट इनके साथ किया जाता है, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है जनरल सोसाइटी की नज़रों में और लॉ एंड ऑर्डर की नज़रों में भी। ऐसा माना गया है कि साउथ एशिया में वर्ल्ड की लार्जेस्ट नोमैडिक ट्राइब की पॉपुलेशन पाई जाती है और हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका रफली 10% जो पॉपुलेशन का पार्ट है वो क्या है? डीनोटिफाइड और नोमैडिक है। जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स है ऑलमोस्ट 150 है, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है नोमैडिक ट्राइब्स की उसमें ऑलमोस्ट 500 डिफरेंट कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। डेवलपमेंट एफर्ट्स क्या क्या लिए गए हैं इन ट्राइब्स के लिए? एक नेशनल कमीशन बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स 2006 में, और इसको हेड किया था बालकृष्ण सिद्धराम रेंके ने। रेंके कमीशन जिसको कहा जाता है, इस रेंके कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2008 में सबमिट की थी और इसने ये कहा था कि पता नहीं किस तरह ये जो ट्राइब्स है ये अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की नज़रों से मतलब बचाने में सफल हो गई, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ध्यान इन पे बिल्कुल नहीं गया और ये इसी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट से वंचित रह गई, अनलाइक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की तो जो भी दिक्कतें थी उनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं वो परिचित थे, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखे काफ़ी सारे इनके एडवांसमेंट के लिए। लेकिन ये जो डीनोटिफाइड ट्राइब है किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के अटेंशन में आई ही नहीं, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट से डिप्राइव रह गई। और रेंके कमीशन ने कहा था कि इनकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अराउंड 10.74 करोड़ है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2001। इनके लिए स्कीम्स लाई गई। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कुछ स्कीम्स इनके लिए लाई हैं। वो कौन कौन सी हैं? डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डीएनटीज, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था। डीएनटी स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए बनाई गई है, जो कि एससी, एसटी और ओबीसी के अंडर किसी भी कास्ट के अंदर ये कवर नहीं होते। नेक्स्ट स्कीम है नानाजी देशमुख स्कीम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर डीएनटी बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2014-15 में ये लाई गई थी। स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर यूटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, ऐसा कहा गया था। 2017-18 से क्या एक स्कीम आई थी, असिस्टेंस टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ओबीसी। ओबीसीज़ के लिए ये स्कीम थी, लेकिन इसको डीएनटीज़ के लिए 2017-18 में एक्सटेंड कर दिया गया। एक वेलफेयर बोर्ड बनाया गया, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़, और 2014 में इसको बनाया गया था। इसने एक स्टेट वाइज लिस्ट तैयार की और अपनी रिपोर्ट 2018 में सबमिट करते हुए इसने क्या कहा, इसने 1262 कम्युनिटीज़ को डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया। इस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि एक परमानेंट कमीशन इस कम्युनिटी के लिए सेटअप किया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ का एक बोर्ड इस्टेब्लिश कर दिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर, और मिनिस्ट्री कौन सी है जो इसको देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और पर्पस क्या था इसका कि जो ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं इनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए।
इसको बनाया गया था 2019 में सबसे पहले, और इसके चेयरमैन थे कौन थे? भीखू रामजी इडेट। इडेट कमीशन इसको कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए इडेट कमीशन और रैंके कमीशन ये दोनों किससे रिलेटेड है? ये हैं डी नोटिफाइड ट्राइब से रिलेटेड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। ये था आज का लेक्चर। अब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज: spraying pesticides on a crop field, inspecting the craters of active volcanoes, collecting breath samples from spouting whales for DNA analysis। ये क्वेश्चन था कि आज का जो टेक्नोलॉजी का प्रेजेंट लेवल है उसमें ड्रोन की हेल्प से इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली कैरिड आउट किया जा सकता है। किस किस एक्टिविटी को किया जा सकता है? क्या क्रॉप फील्ड पे पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जा सकता है? ऑब्वियसली किया जा सकता है। जो हमारे वोल्केनोज होते हैं उनके जो क्रेटर्स होते हैं उनको इंस्पेक्ट किया जा सकता है। हमें देखो मैं आपको एक बहुत छोटा सा और इजी एग्जांपल देती हूँ। आपने शादियों या पार्टियों में देखा होगा जो ड्रोन्स हैं उनका यूज़ किया जाता है फॉर कैप्चरिंग वीडियोज़ एंड पिक्चर्स। तो ऐसे ही ड्रोन्स से हम जो वोल्केनोज हैं उनके क्रेटर्स को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको भी सही मान के चलिए। उसके बाद थर्ड क्या है कि जो स्पाउटिंग वेल्स हैं डीएनए एनालिसिस के लिए उनका ब्रीथ सैंपल कलेक्ट करना, ये भी किया जा सकता है क्योंकि अगर वो हवा में उड़ सकते हैं तो ये ड्रोन्स पानी में भी जा सकते हैं, तो वेल्स का ब्रीथ सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। ये था आज का लेक्चर। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है और आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। फीडबैक आप कैसे देंगे? वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।